इस सिलेबस का सबसे पहला सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। अपन सिलेबस वाइज चल रहे हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टार्टिंग में अपने को पढ़ना है फ्लूइड प्रॉपर्टीज, उसका फ्लूइड का क्लासिफिकेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ये फ्लूइड प्रॉपर्टीज बहुत कॉमन है, पड़ी हुई है सारी की सारी, फिर भी अपन देख लेते हैं एक बार और। डेंसिटी या इसी को ही बोल देते हैं मास डेंसिटी, को रिप्रेजेंट करते हैं अपन रो से और इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, जैसे अपन मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं इसकी यूनिट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। मास की, मास को अपन मेजर करते हैं केजी में और वॉल्यूम को करते हैं मीटर क्यूब में, तो इसकी यूनिट हो गई केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी, डेंसिटी जब पढ़ते हैं अपन तो साथ में अपन स्टैंडर्ड डेंसिटी भी नोट कर लेंगे, ये भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। रो, ये सिंबल रो का है, रो वाटर, तो वाटर की डेंसिटी अपने काम आएगी और एयर की डेंसिटी अपने काम आने वाली है। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब और एयर की होती है 1.21 kg पर मीटर क्यूब। वाटर और एयर की डेंसिटी होती है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है वेट डेंसिटी। इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इसको मास डेंसिटी बोलते हैं, इसमें मास अपॉन वॉल्यूम। वेट डेंसिटी में वेट अपॉन में वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट को किससे मेजर करते हैं? वेट होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू को अपन लिखते हैं mg और वेट मेजर होता है न्यूटन में, तो इसको अपन मेजर कर लेंगे न्यूटन वेट को और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको और आगे अपन देखें, इसको रिप्रेजेंट करते हैं छोटे w से। वेट को लिखते हैं अपन mg और वॉल्यूम को v। तो ये जो मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, ये क्या बन गया अपने पास? रो मास अपॉन वॉल्यूम इंटू जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रो जी। ये भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कभी कभी वेट डेंसिटी दे देते हैं और अपने को रो पूछ लिया जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये छोटी छोटी बातें अपने को याद रखनी होंगी। थर्ड है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम में अगर अपन मास का डिवाइड लगा दें तो क्या बन जाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम। ऐसा थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ होगा आपने। स्पेसिफिक वॉल्यूम को लिखते हैं v, न्यू से या v बोल दो। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन में मास। अगर याद हो तो जब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अपन इंटेंसिव एक्सटेंसिव, उस वक्त मास का डिवाइड लगाते हैं, प्रॉपर्टी इंटेंसिव से एक्सटेंसिव बन जाती है, उस वक्त स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या लग जाता है? स्पेसिफिक। और वहां से भी याद नहीं है तो अपन याद रख लेंगे वॉल्यूम अपॉन मास, और ये रेसिप्रोकल होता है डेंसिटी का, इसका उल्टा होता है। ये मास अपॉन वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम अपॉन मास होता है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन रो। तो अपन यहाँ लिख देते हैं 1 अपॉन रो। वॉल्यूम को किसमें मेजर करते हैं? मीटर क्यूब में। मास को किसमें करते हैं? केजी में। यूनिट हो गई मीटर पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी। फोर्थ जो अपनी प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये सबसे ज्यादा काम आती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे ज्यादा। मतलब अपन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर मेजरमेंट में बैरोमीटर में ज्यादातर अपने को फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी ही गिवन होती है, जिसको अपन स्मॉल एफ से लिखते हैं, तो इसको स्मॉल एफ से लिख दिया अपन ने। स्पेसिफिक ग्रेविटी दो डेंसिटियों का रेशियो होता है, तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो अगर अपने को किसी भी फ्लूइड की, एनी फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है तो उसमें स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे अपने को उसकी फ्लूइड की डेंसिटी मिल जाएगी। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेंगे अपन? अगर ये फ्लूइड लिक्विड है तो स्टैंडर्ड फ्लूइड लेंगे वाटर, अगर ये फ्लूइड गैस है तो स्टैंडर्ड फ्लूइड लेंगे एयर। तो इन दोनों की अपने को डेंसिटी याद होनी चाहिए, वो अपन ने यहाँ लिख दी
वाटर स्टैंडर्ड फ्लूइड, अगर ऊपर वाला फ्लूइड ये जो डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड है, अगर ये लिक्विड है, जैसे कोई ऑयल है, पेट्रोल है, तो अपन अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर रखेंगे। अगर ऊपर डेंसिटी ऑफ किसी गैस की कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लो CO2 या NH3, तो अपन नीचे अपन क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ एयर, जो अपन ने यहाँ लिखी हुई है, ये याद है अपने, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो बस यहाँ पर अपन लिख लेंगे कि स्टैंडर्ड फ्लूइड इन केस ऑफ लिक्विड वाटर रहेगा, और इन केस ऑफ गैस एयर रहेगा। और डेंसिटी अपने पास यहाँ लिखी हुई है। एक और डेंसिटी अपन याद रखेंगे जो ज्यादातर काम आती है, हाइड्रोजियम यानी मरकरी, पारा, ρHg, इसकी वैल्यू होती है 13.6 × 10⁻³ या बोल दो 13600 kg/m³। तो तीन डेंसिटी अपन याद रखेंगे। स्टैंडर्ड फ्लूइड अपने को समझ में आ गया। ये बेसिक 4 प्रॉपर्टीज है फ्लूइड की। एक प्रॉपर्टी और है जो बुक्स में लिखी रहती है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी भी कुछ नहीं होता है, रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 2। लेकिन उसमें दोनों फ्लूइड पता होने चाहिए कौन से हैं अपने पास। स्पेसिफिक ग्रेविटी में अपॉन में हमेशा स्टैंडर्ड फ्लूइड दिया हुआ होता है। मान लो एग्जांपल लेते हैं अपन, अपने को स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है किसी ऑयल की 0.8, किसी ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.8, और हमने से पूछ लिया इसकी डेंसिटी क्या होगी। तो ये ऑयल क्या होगा, लिक्विड, लिक्विड है तो स्टैंडर्ड क्या लेंगे अपन, वाटर। सो 0.8 डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, वाटर। तो डेंसिटी क्या आ जाएगी ऑयल की, डेंसिटी आ जाएगी 0.8 × 1800 kg/m³। तो ऐसे भी किया जा सकता है, और ये करना ही होगा अपने को। प्रेशर मेजरमेंट में ज्यादातर अपने को स्पेसिफिक ग्रेविटी ही दी हुई होती है। जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा होता है या और जो फ्लूइड पाइप से जा रहा है उसमें, इसको नोट कर लीजिए। फ्लूइड प्रॉपर्टीज में ही विस्कोसिटी भी पढ़नी है, सरफेस टेंशन भी अपने को पढ़ना है, और कैपिलैरिटी भी पढ़ना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो भी अपन बोर्ड पर लिख रहे हैं ये सब आपको PDF में प्रोवाइड करा दिया जाए। तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर इसका लिंक होगा, या तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या है, ये भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी के कारण जब फ्लूइड फ्लो करता है किसी सरफेस पर, तो फ्लूइड की 2 एडजेसेंट लेयर, मतलब एक के ऊपर एक वाली लेयर, तो ये लेयर अगर ये दोनों रिलेटिव मोशन करती है, तो ये नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के मोशन को रेजिस्ट करती है। यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, विस्कोसिटी। समझने में तो बिल्कुल आसान है। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से कैलकुलेट होगा। तो विस्कोसिटी क्या बोला मैंने, जब 2 लेयर रिलेटिव, 2 एडजेसेंट लेयर, पास वाली लेयर मोशन करती है, रिलेटिव मोशन करती है, तो उसके मोशन को रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, विस्कोसिटी। मोशन को रेजिस्ट कौन करता है, वही लेयर करती है। एक लेयर नीचे एक लेयर ऊपर है, तो ऊपर वाली लेयर को ये नीचे वाली लेयर जिसकी वेलोसिटी कम है वो उसको क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। तो विस्कोसिटी को समझने के लिए अपने को समझ में आना चाहिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, कि वही इसका मैग्नीट्यूड देता है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के लिए अपनी जरूरी है पढ़ना शियर स्ट्रेन। देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लिया ये फ्लूइड की 2 लेयर मान ली, एक ये एक ये, इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है,
ये वाली लेयर को ये वाली लेयर रेजिस्ट कर रही होगी, इस कारण से ये नीचे सरफेस है। ये फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन है। अपन ने केवल 2 लेयर बनाई है। मान लिया इसकी वेलोसिटी है u और इसकी वेलोसिटी है u प्लस du, तो सेम टाइम में ये वाली लेयर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, इतना डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रही है। अगर अपन t टाइम में देखें तो उस स्पीड क्या होती है अपने पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये अपने को स्पीड दे रखी है। अगर अपन इसमें टाइम का मल्टीप्लाई करें तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा कितना ट्रेवल किया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर भी अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तो जो इसका डिस्टेंस है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे सेम टाइम का तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा आएगा। ये ज़्यादा डिस्टेंस जो है वही क्या है, उससे ही क्या बनने वाला है, शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन पड़ा होगा, शेयर स्ट्रेन फोम में इस तरीके से, अगर इस तरीके से शेयर स्ट्रेस लगाया जाए तो ये लेयर थोड़ी आगे चली जाती है, C डैश D डैश, इसमें शेयर स्ट्रेन क्या होता था, CC डैश अपॉन B, या ये लगभग बराबर 5 होता था। अपन कैलकुलेट क्या करते थे, tan फाई। तो बिल्कुल इसी तरीके से अपन को ये स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। ये कितना आगे जा चुका है, ये लेंथ कितनी है और ये एंगल कितना है अपने पास, इनके बीच की डिस्टेंस अपन मान लेते हैं बहुत ही ना के बराबर हो रही है, तो उसको अपन dy मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर अपन कैलकुलेट करना चाहे शेयर स्ट्रेन, तो शेयर स्ट्रेन कितना हो जाएगा, शेयर स्ट्रेन हो जाएगा ये डिस्टेंस, जैसे इसमें होता था CC डैश, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, डिस्टेंस देख लो। अगर dt टाइम में सब कुछ हो रहा है तो ये टोटल डिस्टेंस कितने कवर करेगी, u प्लस du इंटू dt, और ये नीचे वाली कितनी कवर करेगी, u dt। एक्स्ट्रा कितना चल गया है, ये पोर्शन du dt, इसमें से इसको माइनस कर दो, du dt, और ये एंगल को अपन बोल देते हैं d फाई। तो अपन जानते हैं इस रूल से d फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, du dt अपॉन dy, ये अपॉन में ये, इसको लिख सकते हैं d फाई अपॉन dt इज इक्वल्स टू du अपॉन dy। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछा जाता भी है। डी फाई अपॉन डी टी, इसको डी फाई अपॉन डी टी को क्या बोलते हैं अपन, फाई तो होता है शियर स्ट्रेन, लेकिन ये क्या होगी, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ये क्या होगी, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, जो किसके बराबर होती है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये टर्म क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, हिंदी में बोलते हैं इसे वेग प्रवणता। वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो ये अपने को पता होना चाहिए। इसी के बाद अपन देख सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अपने को इतना सारा प्रोसीजर याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने को बस ये पता होना चाहिए रेट ऑफ शियर स्ट्रेन किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। वेलोसिटी है, इसमें डिस्टेंस का डिवाइड लगा हुआ है। ये y क्या है, ये y क्या है, ये y यहाँ से जो ये लेयर ली थी वो y डिस्टेंस पर थी, और इन दोनों के बीच की लेयर कितनी है, dy पर। ठीक है, तो देखते हैं अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड लॉ है। तो इसके हिसाब से, न्यूटन्स लॉ के हिसाब से, ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसमें अगर अपन y डिस्टेंस पर, यहाँ से y डिस्टेंस पर जो लेयर है इस पर शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहें तो न्यूटन के हिसाब से ये टॉ प्रोपोर्शनल होता है du बाई dy, du बाई dy बोल दो या d फाई बाई dt बोल दो, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, क्योंकि अपन ने जस्ट पहले पढ़ा हुआ है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको क्या लिखा जा सकता है, d फाई बाई dt। न्यूटन्स ने यही बताया है कि y डिस्टेंस पर फ्लो की डायरेक्शन के लंबवत y दूरी पर शियर स्ट्रेस का मान उसकी वेग प्रवणता के बराबर, वेग प्रवणता के प्रोपोर्शनल होता है। अगर अपन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं
तो कांस्टेंट लगाना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा, मतलब प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो म्यू du बाय dy, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसी का और नाम है डायनेमिक विस्कोसिटी। और इसे ही बोलते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। तो अब अपन ने ये विस्कोसिटी देख लिया, इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर रखा है। इसकी यूनिट देख लेते हैं, जैसे अपन ने बाकी सभी प्रॉपर्टीज के लिए देखा है। तो म्यू की यूनिट के लिए अपन क्या करेंगे? म्यू की यूनिट अपन कैलकुलेट करते हैं। म्यू की ध्यान देंगे यूनिट ऑफ म्यू कितना आ जाएगा? टॉ du बाय dy। तो म्यू की वैल्यू हो गई टॉ du बाय dy। जानते हैं अपन टॉ को किसमें मेजर करते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वेलोसिटी को करते हैं मीटर पर सेकंड में, dy को करते हैं अपन दूरी को मीटर में। ये यूनिट कैलकुलेट करना अपने को आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन, मतलब 3-4 क्वेश्चन तो यूनिट बेस किया जाता है। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। इसी को अपन क्या बोल देते हैं? पास्कल इंटू सेकेंड। तो ये यूनिट भी दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, कुछ और भी दे सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यही अपने पास आ जाएगा। तो म्यू की यूनिट क्या है? पास्कल इंटू सेकेंड। ये तो उसकी यूनिट हुई, ये तो इसकी यूनिट हुई एम्पियर्स में। अगर अपन इसके सीजीएस की यूनिट देखें तो सीजीएस में क्या हो जाएगी? सीजीएस में यूनिट हो जाएगी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। इसको अगर अपन देखें तो न्यूटन को ब्रेक कर लेते हैं। न्यूटन कितना होता है? 1 केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकेंड अपॉन में मीटर स्क्वायर। कैंसिल करेंगे, मीटर से मीटर, सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल। केजी मीटर पर सेकंड, ये यहाँ पर बचा अपने पास। इसको अपने को सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में बदलना है। तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और क्या बचा अपने पास? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर। और सेकंड, सेकंड टू सेकंड इसको कैंसिल करेंगे, ये अपने पास क्या आ गया? 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। इसी को ही अपन क्या बोल देते हैं? स्टोक्स। तो अपने को क्या पता चल गया? एक सीजीएस की रेट 10 स्टोक्स के बराबर होती है। इसको अपने को याद रखना है। एक बार रिवाइज करेंगे इस क्लास में, तो इन सबको डिटेल में अपन और देख लेंगे। डिटेल्स मतलब जो अपने को केवल याद करना है। ये टर्म अपने को याद होनी चाहिए, कन्वर्जन। 1 एम्पियर्स का कन्वर्जन 10 स्टोक्स होता है, ठीक है। म्यू की अपन बात कर रहे हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी। इसका कर्व भी देख लेते हैं। म्यू किसका रेशियो है? टॉ और du बाय dy। तो म्यू टॉ अपॉन du बाय dy। तो इसका कर्व अगर अपन बनाते हैं तो ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ रख दिया टॉ du बाय dy। यहाँ से अगर अपन देखें तो टॉ अपॉन du बाय dy इसको बताता है, स्लोप को बताता है। ये अपॉन ये इसको बताता है स्लोप को, और स्लोप ही क्या बन गया फिर इसके कारण? म्यू। यानी इन कर्व का स्लोप ही क्या कहलाएगा? म्यू कहलाएगा। म्यू इज इक्वल्स टू स्लोप। स्लोप की वैल्यू, स्लोप क्या होता है? dy बाय dx होता है। ये dy dx, dy हो गया टॉ और dx हो गया ये, तो स्लोप हो गया अपने पास। अब अपने को इसमें पता है कि स्लोप किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है, इसका कम है, इसका और भी कम है। किसी को समझने में प्रॉब्लम हो? अभी तो ऐसा लग रहा है कि समझ में आ रहा है। अगर स्लोपों को बदल दिया जाए तो समझने में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो अपन क्या याद रखेंगे? अगर अपन अपनी गाड़ी या साइकिल, तुम्हारी साइकिल, ये
इस पर चलाएं तो इस पर आसानी से चढ़ेगी, इस पर आसानी से चढ़ेगी या इस पर, जिस पर आसानी से चली जाएगी इस पर। इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप उससे ज़्यादा है, इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है। इस सिंपल कर्व में अगर ये उल्टे सीधे बनते हैं तो अपने को स्लोप कम ज़्यादा बताने में प्रॉब्लम हो जाती है, और स्लोप कम ज़्यादा में ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इसको भी ध्यान से देखना, स्लोप किसका ज़्यादा है, किसका कम है, किसका पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप भी एकदम याद रखना है। इसको देख लो एक जगह, पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप क्या होता है, ये पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है, ये दोनों स्लोप को बता दिया। इसको देखने का तरीका क्या होता है, और इसको क्रॉस कर दें और देखें ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, और ये कौन से में, फर्स्ट में। फर्स्ट और थर्ड tan थीटा के लिए फर्स्ट और थर्ड क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो ये स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव। tan थीटा के लिए सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, नेगेटिव, ये स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव स्लोप। इस बात को ध्यान रखेंगे और सब्जेक्ट में भी ये आ जाएगा। तो विस्कोसिटी अपन देख लेते हैं। अगर हम इन तीनों को नाम भी दें तो जैसे म्यू एयर का कम होता है, म्यू वाटर का उससे ज़्यादा, और म्यू ऑयल का उससे ज़्यादा। तो विस्कोसिटी में अपन लिख सकते हैं म्यू एयर लेस देन म्यू वाटर लेस देन म्यू ऑयल। जैसे डायनामिक विस्कोसिटी होती है ऐसे ही है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसको नोट कर लेना, एक बार प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर दीजिए। जब अपन खत्म करेंगे लेक्चर तो रिवाइज करते हुए सारी चीज़ें जो स्टार्टिंग से अपन ने पढ़ी उन सबको लिख लेंगे। इन सब का PDF बना के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, वहाँ से तुम उसको डाउनलोड कर लेना। ओके, तो आगे चलते हैं अपन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होती है डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन में डेंसिटी, यानी म्यू अपॉन में रो। यूनिट अगर अपन देखें म्यू की क्या होती है, म्यू की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड या पास्कल इंटू सेकेंड। तो अपन इसको लिख सकते हैं न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, और ये हो गया केजी अपॉन मीटर क्यूब। इसको अपन न्यूटन को ब्रेक कर लेते हैं, कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल कर देते हैं। न्यूटन को ब्रेक कर लेते हैं, 1 kg मीटर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड अपॉन में kg, कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या बचा, कुछ प्रॉब्लम है, ये मीटर ऊपर जाएगा, इस मीटर के साथ क्या बन जाएगा, ये मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी, ये MGS की यूनिट है। CGS की यूनिट भी देख लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 इंटू, ये कन्वर्जन को भी ध्यान रखेंगे, यहाँ मीटर था तो केवल मीटर की जगह कन्वर्जन लिख दिया सेंटीमीटर का, स्क्वायर लगाया पर में सेकेंड, ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। इसे ये बन गया बोलते हैं 100 नहीं सॉरी 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4। इसको ये बन गया बोलते हैं, ये गलत हो गया है, इसको स्ट्रोक्स नहीं बोलते हैं, इसको पॉइंट्स बोलते हैं। और स्ट्रोक्स किसको बोलते हैं, ये कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे तो बहुत बार होता है। इसलिए इसको ऐसे याद रखो, इसमें पास्कल आता है, P से पास्कल, P से पॉइंट्स, और जो बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा, स्ट्रोक्स। तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसके इक्वल हो गया 10 की पावर 4 स्ट्रोक्स की। इसकी यूनिट ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए अपने को बिल्कुल याद रखनी है। इसके बाद आ जाते हैं अपन, ये विस्कोसिटी में अपन ने पढ़ लिया न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, MGS की यूनिट, CGS की यूनिट, ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसी में विस्कोसिटी में रहता है कि टेम्परेचर के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है विस्कोसिटी पर, और प्रेशर के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है विस्कोसिटी पर। उसको अपन लास्ट में देखेंगे, इस लेक्चर के लास्ट में। सबसे पहले अपन पूरी प्रॉपर्टीज पूरी कर लेते हैं, क्योंकि अपना टॉपिक क्या चल रहा था, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड अपन पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी अपना हो चुका है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड के लिए
एक और वीडियो में तुम्हें बना दूंगा इसके जस्ट बाद, तो वो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड अपन सेपरेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगली अपनी प्रॉपर्टी कौन सी होने वाली है, सरफेस टेंशन। तो देखते हैं हमारा सरफेस टेंशन भी स्कूल के टाइम से पढ़ी हुई रहती है। एक और बार उसको देख लेते हैं कैसा समझा हुआ तुम्हारा रह गया है। सरफेस टेंशन नाम से क्लियर है, सरफेस पर टेंशन, और पढ़ रहे हैं अपन फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड के अंदर ही आएगी सरफेस टेंशन। इसको स्कूल में भी पढ़ा है, इंजीनियरिंग में भी पढ़ा है, इंजीनियरिंग इसलिए पढ़ा है क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन का एग्जाम, और कंपटीशन का एग्जाम पढ़ रहे हैं मतलब तुमने बस क्लियर किया होगा। सरफेस टेंशन ये फ्लूइड फिल है, इसमें यहाँ पर अगर अपन कोई मॉलिक्यूल माने तो ये चारों तरफ से इस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, सब डायरेक्शन से लग रहा है। इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, 0, मतलब ये आपस में जुड़ा हुआ है, इसके अंदर जो कोहेसिव फोर्स है नेट कितना है, 0। लेकिन अगर कोई सरफेस पर है उस पर नेट कितना लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसा ही कोई और सरफेस पर, ऐसे सरफेस पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सरफेस पर नेट नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ नीचे यहाँ नीचे यहाँ नीचे, तो ये कैसा होने वाला है, तनाव में आ जाएगा। तनाव कौन सी डायरेक्शन में आएगा, उसकी डायरेक्शन पूछ लें तो ये डायरेक्शन। मान लो किसी रस्सी पर कोई रस्सी कपड़े सुखाने वाली, उसको अगर अपन नीचे की तरफ खींचेंगे तनाव क्या आएगा, वायर में आएगा कि नहीं आएगा, वायर मतलब रस्सी में मतलब, तो उसमें तनाव आएगा कि नहीं आएगा, यही वो तनाव है, और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी सरफेस टेंशन की, इस तरह की। तो ये अगर अपन इसका फॉर्मूला पढ़े तो फॉर्मूला किससे बनेगा, इस फोर्स से। नेट जितना भी फोर्स नीचे लग रहा है पर यूनिट लेंथ पर, तो सरफेस टेंशन इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन सिग्मा से, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट अगर इसकी देखें तो न्यूटन अपॉन मीटर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। याद रख लेंगे अपना स्टैंडर्ड सिग्मा वाटर के लिए कितना होता है, 0.07 न्यूटन अपॉन मीटर। तो ये सरफेस टेंशन है, सिंपल याद रखना है, नेट डाउनवर्ड फोर्स, सॉरी एरिया नहीं लेंथ, लेंथ है इसलिए मीटर है, यूनिट से लिखिए, इधर गलत लिख दिया, एरिया नहीं लेंथ, पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स अपॉन में लेंथ, पूरा फोर्स लेंगे पूरी लेंथ लेंगे, तो सिग्मा वाटर इक्वल्स टू कितना था, 0.07 न्यूटन पर मीटर। इसके तीन फार्मूले सरफेस टेंशन के, इनसाइड प्रेशर के, वो पूछे जाते हैं पेपर में, कोई न्यूमेरिकल भी आ जाता है, कौन से, एक तो कैलकुलेट करना अपने को इनसाइड प्रेशर किसका, वाटर ड्रॉप का, एक अपने को कैलकुलेट करना है सोप बबल, और एक होता है वाटर जेट। ऐसे इनको अपन डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं अपन इसको। वाटर ड्रॉप में ये ऊपरी सरफेस है, केवल अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है। कैसे पता चल रहा है, ये सरफेस अगर दोनों साइड का प्रेशर बराबर हो तो सरफेस सीधा होता है, इधर का प्रेशर ज़्यादा है तभी तो ये ऐसा बन रहा है। अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का कम है, तो अंदर कितना ज़्यादा है उसका फॉर्मूला होता है, अगर इसकी रेडियस अपन r मान लें तो P इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन r। ये P क्या है, एक्सेसिव, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है, एक्सेसिव प्रेशर कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो 2 सिग्मा अपॉन r वाटर ड्रॉप के लिए एक ही सरफेस से बाहर निकला, सोप बबल में 2 सरफेस होते हैं, अंदर भी एयर रहती है बाहर भी एयर रहती है, अंदर भी एक सरफेस बन रहा है बाहर भी एक सरफेस बन रहा है, इसमें ये इनसाइड प्रेशर आ जाता है 4 सिग्मा अपॉन r।
वाटर जेट पाइप से, ये पानी का पाइप है मान लीजिए, इससे जो पानी निकलता है वो क्या है, वाटर जेट, इसको बता देते हैं, ये वाटर जेट। तो इस वाटर जेट में भी चारों तरफ सरफेस बन रहा है, इधर इधर नहीं बन रहा है, केवल चारों तरफ सरफेस बन रहा है। तो इसमें इनसाइड प्रेशर कितना था, P इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन R, इसकी रेडियस, ओके, इसमें R रेडियस मानते हैं अपन जनरल, क्योंकि इसकी थिकनेस तो नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन में अपने को 3 और याद रखने हैं। इनसाइड प्रेशर कितना है वाटर ड्रॉप में, सोप बबल में और वाटर जेट में। सरफेस टेंशन के बाद सरफेस टेंशन के कारण ही कैपिलरी इफेक्ट आता है। तो हम देखते हैं कैपिलरी इफेक्ट क्या होता है, सरफेस टेंशन के कारण ही होता है कैपिलरी इफेक्ट। ये तीनों से न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, तीनों फॉर्मूले से डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। अपन इस एग्जाम के लिए बिल्कुल सिलेबस टू सिलेबस चल रहे हैं, जैसा सिलेबस में लिख रहा है ना ज़्यादा ना कम, और अपन और भी ज़्यादा सकते हैं, लेकिन अपने को केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जेईई में आ सकता है उतना ही लिमिटेड पढ़ना है। एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा तो पूरा समुद्र है, कितना भी पढ़ते जाए। तो केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये जो क्लास हो रही है स्पेशली राजस्थान जेईई के लिए है, ठीक है। और अगर और एग्ज़ाम, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो और तुम्हें पढ़ाने का तरीका सही समझ में आता है तो हम और भी वीडियो बनाएंगे, और एग्जामों को भी, सभी टेक्निकल एग्जामों के लगभग। तो अपनी प्रॉपर्टी थी सरफेस टेंशन के कारण क्या थी, कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी का कारण है सरफेस टेंशन, लेकिन कैपिलैरिटी समझने से पहले अपने को समझ में आना चाहिए कोहेसिव फोर्स क्या होता है और एडहेसिव फोर्स क्या होता है। हिंदी में इनको ससंजक आसंजक बल बोलते हैं, क्योंकि डिप्लोमा के भी स्टूडेंट देख रहे होंगे और राजस्थान में ज़्यादातर सब हिंदी मीडियम रहते हैं। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, सभी पूरा वाटर है, उसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा, कोहेसिव फोर्स। तो ये किसके बीच में होता है, बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ रहता है जेईई में, बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। और ये बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। इसी को देखते हुए क्वेश्चन होता है कि पानी सरफेस को गीला कर देता है और पारा सरफेस को गीला नहीं करता है, तो वो कारण क्या है, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। इसको भी देखो, ये लिक्विड है, पानी मान लेते हैं, इसको अगर अपन सरफेस पर गिरा देते हैं, यहाँ पर टेंजेंट खींच के अगर अपन एंगल बनाए जिसको बोलते हैं अपन कॉन्टैक्ट एंगल या स्पर्श कोण, इसकी वैल्यू थीटा लेस देन 90 डिग्री आ गई। इसमें ये वाटर इस सरफेस से ज़्यादा अटैच है, यानी इस पर एडहेसिव फोर्स, यहाँ पर एडहेसिव फोर्स डोमिनेंट है किससे, कोहेसिव फोर्स से। ये क्या है, वाटर। एडहेसिव फोर्स ज़्यादा डोमिनेंट है कोहेसिव फोर्स के कारण, कोहेसिव फोर्स से, इसलिए ये वाटर इस सरफेस से चिपक जाता है, सरफेस को गीला करता है। यही बात अगर ये होता हाइड्रोजियम, पारा, मरकरी बोल दो, तो ये एंगल होता है थीटा ग्रेटर देन 90। यहाँ पर सेम मॉलिक्यूल्स अपने आप में ज़्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच की जो बॉन्डिंग है वो इस एडहेसिव बॉन्डिंग से ज़्यादा है, इसलिए ये सरफेस को गीला नहीं कर पाता। कारण में एडहेसिव कोहेसिव भी मेन कारण, लेकिन अगर एंगल भी दिया हुआ तो साथ में ये एंगल भी हो जाएगा, एडहेसिव लेस देन कोहेसिव। ये है अपने पास Hg, पारा, मरकरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी डिप्लोमा में तो बुक में सिंपल दिया ही होता है, बीटेक में ऐसा कुछ सीधा आता नहीं, ये भी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अपन पढ़ रहे थे कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या है, अगर किसी बीकर में एक स्मॉल डायमीटर की ट्यूब को डिप किया जाए, जो ये बीकर किससे भरा हुआ है, इस वक्त तो अपन भर देते हैं इसको पानी से।
पानी से भरेंगे मतलब कि एडेसिव डोमिनेंट है, कोहेसिव नहीं है, एंगल 90 से छोटा रहेगा। यह पानी भर के अपन इसके जो बिल्कुल लास्ट सरफेस है इसको ऐसा बना देंगे। देखो यहाँ पर एंगल कितना आ रहा है, 90 से कम आ रहा है, इसलिए ऐसा है। यहाँ पर भी कैसा बनेगा, ऐसा। सरफेस टेंशन अपने डायरेक्शन देखी हुई थी ऐसी, यहाँ से कैलकुलेट कीजिए तो सरफेस टेंशन की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब इस डायग्राम को अपन यहाँ बना लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इस सरफेस टेंशन के कारण इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक यहाँ हो जाएगा और एक दोनों साइड। तो दोनों साइड वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसको किधर ले जाएगा, ऊपर की तरफ ले जाएगा। ये आ गया अपन ऊपर की तरफ, ये रह गया ये वाला सरफेस। ऊपर भी कितना आ जाएंगे अपन आ जाएंगे एच। ऐसा नहीं कि अपन चांद पर पहुंच जाएंगे, पानी ऊपर चलता चला जाएगा बिना किसी मोटर के, ऐसा नहीं होगा। ये एच ऊपर जाएगा, ये एच डिपेंड किस पर करता है, इस पानी के वेट पर। इसका वेट कितना होगा, इस पानी का वेट अगर इसको सरफेस टेंशन के फोर्स को बैलेंस कर देता है तो पानी नहीं रुक जाएगा। तो इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला अपन देखें, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। आर यहाँ से आती है रेडियस। कैसे कैलकुलेट होता है, पानी ऊपर जा रहा है, नीचे क्या लग रहा है वेट, बस फोर्स को बैलेंस करना है। नीचे जा रहा है वेट, ऊपर क्या जा रहा है सरफेस टेंशन, तो अपन बैलेंस कर देते हैं। ये दो कंपोनेंट है इसके। सिग्मा फोर्स क्या होगा, सिग्मा होता है एफ अपॉन एल। एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एल। एल क्या है इसकी, पूरी की पूरी सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस यानी 2 पाई आर। और नीचे कितना लग रहा है सिग्मा, सॉरी इसका तो कंपोनेंट था ना यहाँ पर, थीटा है, ये सिग्मा है, तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा कॉस थीटा, सिग्मा इंटू एल, सिग्मा कॉस थीटा इंटू एल, या सिग्मा एल इंटू कॉस थीटा। ये अपने पास हो जाएगा सिग्मा इंटू कॉस थीटा, तो साथ में आएगा ही आएगा। और नीचे क्या है इसका वेट, तो ये हो जाएगी सिग्मा कॉस थीटा 2 पाई आर इंटू वेट। वेट की वैल्यू हो जाएगी एम जी। एम होता है रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन में हाइट। एरिया हो गया अपने पास पाई आर स्क्वायर और हाइट एच जी। उसको अपन सॉल्व करेंगे, इसको अपन सॉल्व कर देंगे तो यही आएगा अपने पास। इसको अपन डायरेक्ट याद रखेंगे, एच बराबर 2 सिग्मा कॉस थीटा रो जी आर। प्योर वाटर के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है, और प्योर वाटर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, ये हो गया अपना कैपिलैरिटी। इस ट्यूब को अपन कैपिलरी ट्यूब बोल देते हैं। ऐसा ही सेम इससे उल्टा हो जाता है किसमें, मरकरी के केस में। मरकरी के केस में एंगल जो है वो बनता है थीटा का 90 से ज़्यादा। तो यही जो डायग्राम है वो बनेगा कैसा, तो इसमें डायरेक्शन कैसी चल रही है, नीचे की तरफ, तो इसको इधर ले जाएगा नीचे की तरफ। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नीचे ही चला जाएगा, कितना जाएगा, जितना कि ऊपर रेजिस्ट करने वाला इसका बायएंसी फोर्स रहेगा। मतलब नीचे सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर के बायएंसी फोर्स को क्या कर देना चाहिए, इक्वेट कर देना चाहिए, वहीं पर इसका लेवल आके रुक जाएगा। तो ये किसकी बात हो रही है, मरकरी की। फॉर्मूला इसका भी सेम रहेगा, कितना नीचे डिप करेगा, एच इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा रो जी आर। ये कितना अपवर्ड जाएगा, 2 सिग्मा कॉस थीटा रो जी आर। ठीक है, तो कैपिलैरिटी में फॉर्मूला अपने लिए जरूरी है। वाटर में ऊपर जाएगा, मरकरी में नीचे आएगा। ऊपर जाना नीचे जाना, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, उसको क्या बोलते हैं अपन, कैपिलैरिटी। ठीक है, अपने को सिलेबस बिल्कुल टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है, और ना सिलेबस का मतलब नहीं रहेगा सिलेबस एक बार हो जाए उसके बाद 2-3 बार रिवीजन हो जाए। कंपटीशन को पास करने के लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे तो कितनी बार पढ़ लो, इस वीडियो को कितनी बार उठा के देख लो, लेकिन अपने को रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन का क्या तरीका रहेगा अगले वीडियो में मैं जरूर